निश्चित तौर पे यहाँ से 1 to 5, 6 to 8 जिनका साइंस है वहां पे भी आपको ये मददगार साबित होगा। इसीलिए आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे और आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, 10+2 में भी पढ़ा होगा, 9, 10th में भी पढ़ा होगा इस टॉपिक को। चलिए, टॉपिक का नाम है आपका मात्रक एवं विमाएं, फिजिक्स का पहला चैप्टर है। और यहां से बीपीएससी देखेंगे हर एक बार 2 प्रश्न पूछता है, हर एक बार, हर एक एग्जाम में बीपीएससी का यहां से क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे पूछता है। तो मुझे पता है कि बीपीएससी कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है, उस टॉपिक को मैं बहुत ही डीपली अच्छे से आपको अध्ययन करवाऊंगा। जहां से कम पूछे जाते हैं उसको हम थरोली तेजी से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है बीपीएससी का, अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, इसीलिए हर एक टॉपिक को अगर हम लोग डीपली पढ़ने लगेंगे तो उतना हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो मेन टॉपिक जहां से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है उसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे, बाकी को थरोली पढ़ते चले जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो है आपका मात्रक एवं विमाएं। मात्रक कहते किसको है, सबसे पहले वो जाने, यूनिट्स जिसको बोलते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट्स क्या होता है, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसी राशि के निश्चित परिमाण को एक मानक मान लिया जाता है और उसी मानक को कोई नाम दे दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है, ठीक है। तो मात्रक क्या है कि एक, जैसे हम लोग कोई भी लिक्विड है उसको हम लोग लीटर में मापते हैं, जैसे कोई कपड़ा है लेंथ वाला है उसको हम लोग मीटर में मापते हैं, तो वो एक मीटर नाम दे दिया गया, लीटर नाम दे दिया गया, वही आपका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। मात्रक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका मूल मात्रक होता है जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रक। दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक जिसको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, जो कि फंडामेंटल यूनिट से ही बनता है, यानी जो मूल मात्रक से बने उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स, और जिसको हिंदी में व्युत्पन्न मात्रक भी कहा जाता है, ठीक है। तो मूल मात्रकों की संख्या मात्र यहां पर देखिए कितना है, तो 6 है। कौन कौन सा है वो देखिए। सबसे पहले मूल मात्रक देखिए, जैसे आपका लंबाई, लेंथ क्या है, आपका मूल मात्रक है, जिसका की मात्रक मीटर है और इसका संकेत छोटा m है, नहीं छोटा वाला m, उस स्मॉल m। उसके बाद द्रव्यमान जिसको मास कहते हैं, इसका जो है मात्रक किलोग्राम है और इसका सूचक केजी होता है। उसी प्रकार से आपका तीसरा टाइम है, समय है, जिसका आपका मात्रक सेकेंड है और इसको एस से सूचित किया जाता है। चौथा आपका टेम्परेचर है जिसको केल्विन से, केल्विन मात्रक है, के से डिनोट किया जाता है। उसके बाद पांचवा आपका क्या है, विद्युत धारा जिसको कि एम्पियर में मात्रक है और इसको ए, कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। तो बस आप जानिए कि मूल मात्रकों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आ जाइए, उसी प्रकार से आपका ज्योति तीव्रता है, इसका मात्रक कैंडला है, इसको सीडी से डिनोट किया जाता है। पदार्थ की मात्रा जो क्वांटिटी ऑफ मास है उसको मोल में मापा जाता है, MOL, मोल से डिनोट किया जाता है। तो ये सारे आपके फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए, मूल मात्रक हो गए। कई लोग को ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत लोग कभी साइंस पढ़े ही नहीं है, तो लेकिन कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा, जितना ही समझ में आएगा उतना ही समझने का प्रयास कीजिए। अब आ जाइए मात्रकों की जो पद्धतियां हैं, किन किन प्रकार की पद्धति है। तो सबसे पहले आप जानिए, पहला पद्धति का नाम है सीजीएस। सीजीएस से क्लियर है कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ऐसा पद्धति जिसमें दूरी का मात्रक क्या हो, सेंटीमीटर, सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड, लेकिन टाइम का सब जगह सेकेंड ही होगा। इस पद्धति में दूरी का मात्रक आपका सेंटीमीटर हो जाता है, सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो जाता है और समय का मात्रक सेकेंड हो जाता है। समय का मात्रक क्या हो जाता है, सेकेंड हो जाता है, उसको हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। दूसरा आ जाइए एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। जैसे हम लोग केक खरीदने जाते हैं तो आप नहीं बोलते होंगे 1 किलो वाला केक दे दीजिए, आप क्या बोलते हैं कि 1 पाउंड का केक दीजिए, ठीक है, और लगभग वो 550 ग्राम के आसपास का होता है। तो फुट पाउंड सेकेंड, इस पद्धति में दूरी का मात्रक फुट, उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, ठीक है, पाउंड में हम लोग बोलते हैं ना पाउंड, 1 पाउंड का केक दीजिए, 2 पाउंड का, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो उसी को कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड। खास करके ब्रिटेन में इस पद्धति का
जो है ज्यादा यूज होता है FPS, फुट पाउंड सेकेंड, और केक भी उधर से ही आया है, यूरोपियन कंट्री से, इसीलिए हम लोग उसको केजी में नहीं बोल के क्या बोलते हैं, पाउंड में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं MKS। MKS ही SI पद्धति बनता है। इसको M फॉर हो गया मीटर, K फॉर हो गया किलोमीटर, सॉरी किलोग्राम, और S फॉर हो गया सेकेंड। यानी इस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होगा MKS में, मीटर, M से मीटर, K से केजी, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, केजी होगा, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा, S से डिनोट करेंगे, इसी को बोलेंगे MKS। और अभी जो इंटरनेशनल मात्रक है, चूंकि देखिए अगर आप कोई भी वस्तु का मात्रक अगर नहीं निर्धारित करेंगे, क्योंकि अभी पूरा विश्व एक दूसरे के लिए क्या करता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। अगर मान के चलिए हम लोग दूध है, मिल्क लेते हैं, अगर हम केजी में माप करके देंगे और फिर बेचने वाला उसको लीटर में, तो उसको हो सकता है कि नुकसान हो जाए। जैसे हमारे यहाँ लीची काउंट करके बेचा जाता है, 100 पीस, 200 पीस, कई जगह जाएंगे उसको केजी में, उसको किलो के भाव में बेचा जाता है, तो वहां दिक्कतें आती है, ठीक है। तो सिस्टम एक रहता है तो पूरे विश्व में क्या होगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में आसानी होगी। इसीलिए विश्व के जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने मिलजुल करके एक सम्मेलन किया और उसमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट निर्धारित कर दिया और MKS को ही माना एक स्टैंडर्ड। यह MKS पद्धति का विस्तार है सन 1960 ईस्वी में ताप एवं तौल के महासम्मेलन में 6 मूल मात्रकों एवं 2 संपूरक मात्रकों पर आधारित प्रणाली को स्वीकार किया गया, और जिसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक SI यूनिट कहा जाता है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, SI यूनिट MKS को ही कहा जाता है, MKS फॉर मीटर केजी सेकेंड, ठीक है, ये याद रखना है। अब आ जाते हैं डिराइव यूनिट्स के बारे में। व्युत्पन्न मात्रक किसी भौतिक राशि का जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। यानी जो मात्रक 2 मूल मात्रक से मिलकर बना है वो क्या कहलाएगा आपका, तो डिराइव्ड यूनिट्स व्युत्पन्न मात्रक। जैसे क्षेत्रफल को ले लीजिए, क्षेत्रफल क्या होता है वास्तव में, लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई को भी लेंथ में मापते हैं, चौड़ाई को भी लेंथ में, और मीटर मीटर को करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर क्या हो गया आपका, तो व्युत्पन्न मात्रक हो गया, क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से आपका आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही होता है आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो LBH को भी हम क्या में मापेंगे, लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, और हाइट को भी मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, MQ। तो आपका आयतन का डिराइव यूनिट्स क्या हो गया, MQ, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे घनत्व है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उसी प्रकार से चाल का हो गया, चाल इक्वल टू क्या होता है, चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी को हम लोग किस में मापेंगे, मीटर में, ठीक है, और समय को S में। तो चाल का क्या हो जाएगा, MS इनवर्स भी लिख सकते हैं इसको, या मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो आप लोग समझ गए, जब इस तरह हो, जब 2 मूल मात्रकों से मिलकर जब मात्रक बना हो तो उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से त्वरण है, तो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, पर टाइम आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन कहलाता है त्वरण। तो वही सब आपका बल है, न्यूटन इसका मात्रक हो गया। तो ये सारे क्या हो गए, डिराइव यूनिट्स हो गए, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए यहां पर क्या होता है, दाब में क्या होता है, फोर्स पर एरिया। फोर्स को हम न्यूटन में मापते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कई बार यहां पर पूछ देगा कि 1 नैनो बराबर कितना होगा, और बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, टेरा बराबर कितना होगा, एक्सा बराबर क्या होगा, ठीक है, 1 एक्सा कितने के बराबर होगा। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, यहां से याद करते हैं हम लोग, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा, ठीक है। तो एक प्लस में होता है एक माइनस में, जैसे डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो ओटो, ठीक है। तो अब इसको याद करने के लिए एक शब्द याद कीजिएगा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, अब कहिएगा इसको तो याद करना ही पड़ेगा, माइक्रो नैनो पीको फेम्टो
ओटो, ठीक है। तो अगर मान के चले डेसी है तो 10 पे पावर -1, 10 इनवर्स जिसको बोल सकते हैं। सेंटी तो -2 कर दीजिए, बढ़ाते जाइए 3 तक बढ़ाइए, 1 10 पे पावर -1 -2 -3। अब क्या कीजिए, अब 3 3 बढ़ाइए 6, यहाँ पे 9 हो जाएगा। नैनो कई बार पूछा है, 1 नैनो बराबर 10 पे पावर -9, ठीक है। उसी प्रकार से पिको हो गया, 12 बढ़ाइएगा 3 बढ़ाइएगा तो -12। जब फेमटो पे बढ़ाइएगा 10 पे पावर -15, उसके बाद ओटो में 10 पे पावर -18। तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो, तो मिली माइक्रो, मिली भी याद रखना है, माइक्रो भी नैनो भी, ये 3 क्वेश्चन बार बार पूछेगा आपको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, ठीक है। माइक्रो और नैनो, क्योंकि अभी जितना भी मशीन है नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा नैनो का क्या होता है। तो नैनो 10 पे पावर -9 से नैनो याद रखिएगा, 9 से नैनो, ठीक है, 10 पे पावर -9। माइक्रो में होता है 10 पे पावर -6, माइक्रो में क्या होता है 10 पर पावर -6। तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो ओटो, इतना आपको याद करना होगा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो ओटो, ठीक है। उसके बाद ऊपर में प्लस में जाएंगे तो डेका हेक्टो किलो मेगा, देखिए यहाँ पे प्लस वाला होगा यहाँ से ऊपर, तो सबसे पहले डेका। ऐसे भी आप लोग जब नेट डलवाते होंगे तो बोलते होंगे इतना एमबीपीएस, 512 एमबीपीएस, इतना जीबी, तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1 किलो 1000 के बराबर 10 पे पावर 3 के बराबर होता है, हेक्टो 10 पे पावर 2 के बराबर होता है, डेका मतलब 10, 10 पे पावर 1 के बराबर हो गया, मेगा क्या हो गया 10 पे पावर 6। यानी आपका शुरुआत में तो 10 पे पावर 1 हो गया, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, अब 3 3 बढ़ेगा, 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 9, 10 पे पावर 12, 10 पे पावर 15, 10 पे पावर 18। तो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा, अभी आजकल आपका जो भी हार्ड डिस्क ड्राइव आता है टेरा में आता है ना, मेगा गीगा जीबी वाला अब हो गया टेरा। तो याद ही होगा डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो सकता है आपको कोई कई बार पूछ चुका है, इसीलिए हमने इसको लिख दिया। तो मुझे पता है कि बीपीएससी कहां पे, तो नैनो और मिली माइक्रो वाला तो एकदम याद रखिएगा, माइक्रो 10⁻⁻6 और वहीं आपका नैनो 10 पे पावर -9, ये दोनों जरूर याद रखिएगा। बाकी एक बार देख लीजिएगा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा, थोड़ा सा याद, 10 पे 3 तक आपको 1 1 बढ़ाना, उसके बाद 3 3 बढ़ाना है दोनों तरफ। तो उम्मीद करते हैं कि वहां तक आपका मात्रक का जो है आपका गिनती काउंट करना आपने सीख लिया होगा। अब आते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक और उनसे संबंधित तथ्य, कई बार पूछा गया है, बीपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि प्रकाश वर्ष क्या चीज का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष देखिए, अब कहिएगा कि रुक जाता है, तो हमारे यहां से नहीं रुकता है, आपका नेटवर्क ढीला होगा, अपना नेटवर्क टाइट कीजिए वहां, ठीक है। यहां पर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका रुकेगा तब हुई बात ना। और शाम का टाइम है, आपका इंटरनेट हो सकता है स्लो होगा, बाद में भी आप जब सुबह का टाइम हो तब भी आप देख सकते हैं, उस समय ही देख लिया कीजिए जहां नेटवर्क इशू है, या डाउनलोड कर लीजिए, हमने तो अब परमिशन दे दिया आपको डाउनलोड का भी, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके बाद में भी आप उसको देख सकते हैं, तो आप डाउनलोड करके वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो हमने हर संभव प्रयास किया है कि आपको कोई प्रकार का सुविधा में दिक्कत नहीं हो, बाकी फिर भी अगर आप हम ही पे आरोप लगाते हैं तो अलग बात है, लगाते रहिए। चलिए, प्रकाश वर्ष क्या चीज का मात्रक है, तो याद रखिएगा दूरी का मात्रक है। और ये होता क्या है कि निर्वात में, चूंकि प्रकाश निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है जहां कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए होगा, और सबसे ज्यादा ध्वनि ठोस माध्यम में ट्रेवल करता है, जबकि सबसे तीव्र गति से प्रकाश निर्वात में तेजी से जाता है। तो ये याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, आपका प्रकाश वर्ष कहलाता है। यानी 1 वर्ष में निर्वात में जितना दूरी ट्रेवल करेगा प्रकाश, वह प्रकाश वर्ष कहलाता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है, अति महत्वपूर्ण है, कितने बार पूछा है कहना मुश्किल है।
प्रकाश वर्ष, कई लोग ईयर में वर्ष का मापक मान लेंगे, लेकिन नहीं, ये दूरी का मात्रक है। यानी एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करे उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अब देखिए, एक प्रकाश जो है निर्वात में एक वर्ष में कितना दूरी तय करता है, तो ये याद रखिएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 9.46 इंटू, ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर, तो 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, अब आ जाइए, जो दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो पारसेक कहलाता है। एक पारसेक जो होता है वह, देखिए, पारसेक का संक्षिप्त रूप पारसेक है और यह दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है। अगर पूछेगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है, जो कि 1 सेकेंड चाप लंबन प्रदर्शित करता है। यानी एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। अति महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मीटर में लिखेंगे तो 3 गुने 10⁻16 मीटर। ठीक है, अगर प्रकाश वर्ष में यानी 3.25 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर था, 9.46 गुने 10⁻12, उसको 3.26 से गुना कर दीजिए, उतना किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे बड़ा अभी तक का दूरी का मात्रक पारसेक है। अगर पूछे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो आपको पारसेक को बताना है। ठीक है, अब आते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम खास करके आप लोग जो है इसका प्रयोग जो है रेडियो एक्स किरणें तरंग दैर्ध्य को काउंट करने में होता है। ठीक है, तो एक एंगस्ट्रॉम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। प्रकाश पराबैंगनी विकिरण और एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य की अभिव्यक्ति एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। कितना एंगस्ट्रॉम का है, ठीक है, इसे प्रायः ए द्वारा सूचित किया जाता है और एक एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। तो यह भी आपका दूरी का ही मात्रक है, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 मीटर। ठीक है, अब देखिए, एक आपका शब्द आया खगोलीय मात्रक। क्या होता है खगोलीय मात्रक, एक वर्ष में तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी। ठीक है, एक वर्ष में पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी। ठीक है, यहां पृथ्वी छूट गया है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या कहलाता है, खगोलीय मात्रक। एक वर्ष में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या कहलाएगा आपका, एक खगोलीय मात्रक। यानी एक खगोलीय मात्रक एक वर्ष में पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, जो किसके बराबर होता है, 1.496 गुने 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। ठीक है, याद रखेंगे, 1.496 गुने 10⁻11 मीटर एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है। अब आ जाइए, सौर दिवस क्या होता है। यानी आप कह सकते हैं पूरे दिन में, यानी जैसे आज का 12 बज गया, कल 12 बजे। ठीक है, आज के 12 बजे से लेकर कल के 12 बजे के बीच में जितना समय होता है, जितना सेकेंड, उसी को सौर दिवस कहते हैं। अगर आप 24 गुने 60 गुने 60 कीजिएगा, यानी 24 घंटा हो गया। ठीक है, और उसको आप मिनट में बदलिएगा 60, फिर सेकेंड में बदलिएगा फिर 60, तो आपको इतना ही हो जाएगा 86,400। तो एक सौर दिवस जब सूर्य आकाश में सीधे सबसे ऊंचे बिंदु पर हो तो उस समय को मध्याह्न मान लिया जाता है, और दो कर्मागत मध्याह्नों के बीच का जो समय होता है वो आपका सौर दिवस कहलाता है, यानी एक दिन, यानी 24 घंटा। तो वो लगभग इतना के बराबर होता है, गुना कीजिएगा तो यही आ जाएगा 86,400। ठीक है, अब आते हैं बीमा के बारे में पढ़ेंगे। ये था आपका यूनिट, अब है बीमा। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है, और निश्चित तौर पे यहाँ पे बीपीएससी के प्रश्न में आप देखिएगा डायमेंशन भी पूछता है। खास करके आपका गुरुत्वाकर्षण का डायमेंशन पूछ देगा, फोर्स का डायमेंशन पूछ देगा। ठीक है, और इसको MLT के रूप में डिनोट किया जाता है। किसके रूप में, तो MLT के रूप में। M हो गया मास, L हो गया लेंथ, और T हो गया समय, सेकेंड। ठीक है,
क्या वास्तव में रुक जाता है? कई लोग नो सर बोल रहे हैं, सर वीडियो रुक जाती है, सर नेटवर्क क्यों इस तरह होता है बार बार? क्या इधर से प्रॉब्लम है, नेट प्रॉब्लम आ रहा है? नो। क्या मेरे तरफ से प्रॉब्लम है, सभी को रुक रहा है या कुछ लोगों को ही रुक रहा है? अच्छा कोई बात नहीं है, आपका रिकॉर्डेड सेशन भी हम आपके अब क्या करते हैं कि आपका जो कंटेंट है उसमें आपका रिकॉर्डेड सेशन भी डाल देंगे। हो सकता है लाइव में अगर आप लोग को दिक्कतें होगी तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी, ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए, मैक्सिमम लोग ठीक बोल रहे हैं। तो अब नेटवर्क का अब क्या बतावें, अब किधर प्रॉब्लम है, टेक्निकल चीज है, हो सकता है। चलिए, लेकिन मेरे समझ से तो इधर ठीक ही है। चलिए अब आ जाइए भौतिक राशि एवं बीमाएं। ठीक है, बीमा को सबसे पहले जैसे लंबाई है तो यहां पर आपको बीमा जब निकालने का होगा तो MLT के टर्म में बीमा निकाला जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, सिंपल सा आपको समझा देते हैं पहले, ठीक है, तब फिर पढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। जैसे आपका निकालना है चाल, चाल का अगर हमको बीमा निकालना है तो चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, तो मीटर में, और मीटर को बीमा में एल से डिनोट किया जाता है, लेंथ से, और समय को टी से, एल बटे टी हो गया। तो आप इसको एल टी इनवर्स लिख सकते हैं। और जब इसी को एम एल टी के टर्म में, यानी एम पे पावर 0 हो जाएगा, चूंकि मास नहीं होता है चाल में, एल पे पावर 1, टी पे पावर -1 हो गया, तो यही क्या हो गया आपका बीमा हो गया, M0 L1 T-1। ठीक है, तो ये क्या चीज हो गया आपका बीमा हो गया। यानी किसी भी मात्रा को MLT के टर्म में जब हम डिनोट कर दें तो वही बीमा हो जाता है। यहां देखिए क्या लिखा, किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पे चढ़ाया जाता है। और यहां पर लंबाई को L से डिनोट किया जाता है, मास को M से तथा समय को T से डिनोट किया जाता है। अब जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है आपका लंबाई गुने चौड़ाई, और दोनों आपका लेंथ ही होता है, लंबाई का भी लेंथ में ही मापते हैं, चौड़ाई को भी लेंथ में ही। तो L गुने L हो गया और आपका L2 हो गया, तो इसको लिखेंगे तो M0 L2 T0 लिख सकते हैं। तो यही चीज आपका क्या हो गया, बीमा हो गया। ठीक है, तो चलिए बीमा अब आप लोग समझ गए हैं। इसी प्रकार से यहां पर देखिए वॉल्यूम हो गया तो LQ हो गया, तो इसको इस टर्म में लिख दिया गया है समझाने के लिए। फिर अब आपका जैसे यहां पर आपका क्या घनत्व, तो घनत्व क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व डेंसिटी क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान को हम लोग मास में मापते हैं M, और आयतन का LQ लेंथ Q। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ML-Q हो गया, और LT यहां पर 0 लगा दीजिए, तो यही आपका क्या हो गया किसका, तो डेंसिटी का आपका बीमा हो गया। इसी प्रकार से जैसे आपका वेग का पूछ सकता है, त्वरण का पूछ सकता है। त्वरण क्या होता है, त्वरण चेंज इन वेलोसिटी V-U/T होता है, आप लोग को पता ही होगा। और अभी हमने आपको निकाल के बताया था वेग का या चाल का, चाल का क्या निकाला था हमने, तो चाल इक्वल टू क्या होता है दूरी बटे समय, क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी को हमने लेंथ में डिनोट किया, समय को टी में डिनोट किया, तो हमने इसको लिखा LT इनवर्स। तो वेग का हो गया LT इनवर्स, अब बटा टी हो गया, तो जब ये ऊपर जाएगा तो LT-2 हो गया, और इसको M0 LT-2 लिख सकते हैं बीमा के रूप में। तो यही आपका त्वरण का बीमा हो गया। ठीक है, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू M है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का हमने यहां पे निकाल लिया। एक्सेलरेशन का क्या निकला त्वरण का, तो मास का M हो गया और एक्सेलरेशन का M0 LT-2। तो M1 है तो 0 को रहने दीजिए, M1 LT-2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं फोर्स का, फोर्स इक्वल टू MA। ठीक है, और इसी प्रकार से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स का, आप लोग खुद निकाल के हमको दिखाइएगा। अभी हम क्वेश्चन दे देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल नियतांक G इक्वल टू क्या होता है, फोर्स जो लगता है F इंटू G इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर।
तो यहाँ जो जी है उसका आपको निकालना है, तो F इंटू आर स्क्वायर बटे M1 इंटू M2, और इसका आप लोग बीमा निकाल के जरा हमको दिखाइएगा। और आपको निश्चित तौर पे पूछेगा तो दो ही बीमा पूछता है, या तो फोर्स या गुरुत्वाकर्षण। तो आप लोग रट्टा मारिएगा, भूल जाइएगा, MLT2 पावर में आगे पीछे हो जाएगा, ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। तो यहाँ पे अगर आपको वेलोसिटी का पता है, वेग का पता है, तो वेग निकाल लीजिए, पर टाइम निकाल लीजिए, त्वरण निकल गया। त्वरण पता है तो फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन। ma निकल गया तो आप जी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फोर्स क्या होता है, दो वस्तु दो पिंड में जो फोर्स लगता है, जैसे M1 M2 है, ठीक है, दोनों के बीच का दूरी r है, तो ये क्या हो जाता है, F इक्वल टू जी नियतांक है M1 इंटू M2 बटे आर स्क्वायर। याद कीजिए 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसी आधार पे आप निकाल सकते हैं, आप लोग खुद निकालिएगा, बाकी यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब हमने निकाल करके लिख दिया है, बाकी रट्टा मारना है तो कीजिए, लेकिन याद रहने वाला नहीं है ये सब। जब तक आप समझ करके नहीं उसको समझिएगा तब तक आपको याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे बल का यहाँ है, ठीक है, दाब का है, फोर्स बटे एरिया, बल का है तो देखिए वही है M1 L1 T-2, वही अभी हमने निकाला था ऊपर बल में, चलिए मिटा दिए हम, वही निकाले थे। तो इस प्रकार से आप बीमा निकाल सकते हैं किसी भी मात्रक का। तो बीमा भी आपका इंपॉर्टेंट है, और खास करके जिनका साइंस है 6 to 8 में, वो लोग तो अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए कुछ यंत्र है, मापक यंत्र, निश्चित तौर पे बीपीएससी एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा। यूनिट डायमेंशन जो आज का जो चैप्टर है, बीपीएससी में 2 क्वेश्चन जीके जीएस में भी रहेंगे, और आपका जब विज्ञान वाला अगर सेक्शन जिनका है 6 to 8 में, वहां भी रहेगा। तो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। बहुत लोग को हमको पता है कि समझ में नहीं आएगा, चूंकि आज तक उन्होंने साइंस पढ़ा नहीं है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी हो सकती है कि आपने आज तक कभी साइंस पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। बाकी बहुत लोग कल के क्लास का भी बोले थे सर समझ नहीं लगा। देखिए हमने समझाने का प्रयास किया और आप कर रहे हैं, धीरे धीरे समझ में लगेगा। नहीं लग रहा है इसका मतलब है कि आपका बिल्कुल बेसिक कमजोर है, आप मेहनत कीजिए। अब इसीलिए आपका एग्जाम बीपीएससी ले रहा है कि योग टीचर जाएंगे, जिनको खुद समझ में नहीं लग रहा है यूनिट डायमेंशन, वो 9th और 8th के बच्चे को क्या यूनिट डायमेंशन पढ़ाएंगे। जिनको मात्रक खुद समझ में नहीं है वो कभी पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए अब आपका गया जमाना, अब जो टीचर बनेंगे वो योग्य बनेंगे। अगर आपके अंदर योग्यता है, नहीं है तो बनाइए योग्यता। सबसे पहले आपको आना चाहिए, तब बच्चों को आप सिखा पाएंगे ना। चलिए अब यहां पर आते हैं, मात्रक यंत्र किसे कहते हैं। मात्रक यंत्र वे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग किसी राशि को मापने के लिए किया जाता है। वह यंत्र जो किसी चीज की सीमा या मात्रा, परिमाण या डिग्री दिखाता हो उसको मापक यंत्र कहते हैं, ठीक है। ये उपकरण साधारण वस्तु जैसे पटरी, स्केल, स्टॉप वॉच से लेकर के सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, ठीक है। अब इनका उपयोग और मशीन का नाम खूब पूछता है। एक क्वेश्चन तो यहां से पूछेगा ही, कौन क्वेश्चन खूब पूछता है वो भी हम टिक लगा देंगे। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर महत्वपूर्ण है, ऊंचाई सूचित करने के लिए एरोप्लेन में लगा होता है। एरोप्लेन में कैसे पता चलता है, जो वहां पे पायलट होते हैं कि कितने ऊंचाई पर हैं, तो उसको अल्टीमीटर से ही पता चल जाता है कि कितने ऊंचाई पर हैं, तो ये ऊंचाई को मापती है। अमीटर अति महत्वपूर्ण है, विद्युत धारा को मापने का काम अमीटर के माध्यम से होता है। विद्युत धारा मापने का काम क्या चीज से होता है, तो अमीटर से, ठीक है। वायु का वेग एनेमोमीटर से मापा जाता है। वायु का वेग, वायु का वेग क्या चीज से मापा जाता है, तो एनेमोमीटर। अब जो आपका श्रवण शक्ति है उसको ऑडियोफोन से मापा जाता है। वाइनाकुलर दूरस्थ वस्तुओं को देखना। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब को बैरोग्राफ से मापा जाता है। कैस्कोग्राफ पौधों के वृद्धि का अभिलेखन। ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी
एक बार पढ़ने में कुछ नहीं जाता, हो सकता है बीपीएससी अब वैसे वैसे प्रश्न को ही खोजती है जो जनसामान्य लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब आ जाइए क्रेस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि, क्रोनोमीटर, ठीक ठाक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी होती है। कार्डियोग्राफी अति महत्वपूर्ण है, हृदय गति का मापन जो होता है वो आपका कार्डियोग्राफी से होता है, याद रखिएगा। कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम जो होता है कार्डियोग्राफ में ही सहयोगी होता है। कर्पिलस कंपास है एक प्रकार का। उसके बाद डीप सर्किल नीति कोण का मापक। डायनमो याद रखिएगा, डायनमो अति महत्वपूर्ण है। यह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। पहले साइकिल वगैरह में लगा रहता था, जब आप पैडल मारते थे यांत्रिक ऊर्जा देते थे तो उससे बल्ब जल जाता था, यानी यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट हो गया किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। तो डायनमो क्या करता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है इपीडियोस्कोप, फिल्मों के पर्दे का प्रक्षेपण करेगा। फेदोमीटर अति महत्वपूर्ण है, समुद्र की गहराई को मापा जाता है फेदोमीटर से। यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, जिसमें टिक लगाते हैं उसको तो एकदम रट्टा मार के रखिएगा। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर अति अल्प विद्युत धारा का मापन जो होता है, बहुत सूक्ष्म विद्युत धारा का मापन गैल्वेनोमीटर से किया जाता है। उसके बाद गार्डगार मूलर परमाणु की उपस्थिति व जानकारी। मैनोमीटर गैस का घनत्व नापना। माइक्रोटॉम्स किसी वस्तु का अनुवीक्षण परीक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित करता है। ओडोमीटर कार द्वारा तय की गई दूरी, ये अति महत्वपूर्ण है, यहां से पूछ सकता है। ओडोमीटर क्या करेगा, जितना दूरी आपका जो भी बाइक हो कार हो जितना दूरी ट्रेवल करता है उसको मापा जाता है ओडोमीटर से, कितना किलोमीटर गया। पेरिस्कोप जल के भीतर एवं बाहरी वस्तु में देखी जाती है। फोटोमीटर प्रकाश दीप्त का मापन किया जाता है फोटोमीटर से, तो ये भी क्वेश्चन एक बार सच पूछा हुआ है। फोटोमीटर प्रकाश दीप्त का मापन। पायरोमीटर अत्यंत उच्च ताप का मापन, पायरोमीटर अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा, जैसे सूर्य का टेम्परेचर मापना होगा या 3000 डिग्री प्लस जिसका टेम्परेचर होगा, 1600 डिग्री प्लस टेम्परेचर होगा, तो वहां पे अत्यंत उच्च तापमान को पायरोमीटर से मापा जाता है, याद रखिएगा। शरीर का तापमान तो आप लोग थर्मामीटर से माप लेते हैं, लेकिन जो लोहे गर्म लोहे का तापमान जो है चूंकि उसमें तो आपका 105 डिग्री तक ही शायद रहता है थर्मामीटर में, उससे तो होगा नहीं पारा वाला से, तो वहां पे पायरोमीटर का प्रयोग होगा। रेडियोमीटर विकिरण द्वारा विकिरित ऊर्जा का मापन। सिज्नोमीटर भूकंप की तीव्रता, और सिस्मोग्राफ भी भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है, वोल्टेज का परिवर्तन करता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती जो आपका धारा है एसी का वोल्टेज अप डाउन करता है, घटाता बढ़ाता है ट्रांसफार्मर। टेलीप्रिंटर टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र होता है। टैक्सीमीटर टैक्सियों में किराया दर्शाने वाला यंत्र होता है, आप लोग जब टैक्सी पे बैठेंगे तो टैक्सीमीटर ऑन कर दिया जाता है। टेकोमीटर मोटर बोट वायुयान का वेग मापक होता है। टेलीस्कोप दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। तो ये सब यंत्र है, जिसका क्या उपयोग है, तो कई बार यहां से बीपीएससी पूछा है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। जायरोस्कोप घूमती वस्तु का गति अध्ययन, जो वस्तु घूम रहा है उसका अध्ययन जो होगा, गति का मापन जायरोस्कोप से होगा। उसके बाद ग्रेविमीटर जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाया जाता है। ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर उपस्थित ध्वनि को सुनने वाला यंत्र। काइमोग्राफ रक्तदाब धड़कन का अध्ययन। काइनेस्कोप टेलीविजन स्क्रीन के रूप में। कैलिपर छोटी दूरियों को मापने वाला यंत्र। कैलोरीमीटर उष्मा मापन का कार्य, ठीक है। उसके बाद कार्ब्यूरेटर इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग वायु में भेजने वाला यंत्र। हमने लगभग सब कुछ यहाँ पे डाल दिया है और लगभग 70 है, तो आप लोग इसको, जैसे थर्मामीटर तापमान का है। डायलिसिस जब आपका किडनी खराब होगा तो रक्त शोधन करने वाला मशीन जो होता है वो डायलिसिस कहा जाता है, तो डायलिसिस पे रखा जाता है, तो ये भी आपका याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद थर्मोस्टेट
जो ताप अस्थाई बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, टेम्परेचर आपको ना घटने देगा ना बढ़ने देगा, उसको थर्मोस्टेट्स कहते हैं। हिप्सोमीटर जो है समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने हेतु, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो द्रव्यों की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात किया जाता है हाइड्रोमीटर से, और वायु में जो आर्द्रता होती है उसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। तो हाइड्रो और हाइग्रो अति महत्वपूर्ण है, यहां से निश्चित तौर पर बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। तो वायु का जो आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर, और आपेक्षिक घनत्व किसी वस्तु का वो आपका हाइड्रोमीटर। लेक्टोमीटर भी कई बार पूछ चुका है, तो दूध की जो शुद्धता है वो मापने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और रडार का प्रयोग किया जाता है कि वायुयान कहां पर स्थित है, ठीक है। तो रडार से ही पता करके जो है सेना सब जो वायुयान में उसको निशाना साधती है। माइक्रोमीटर अति लघु दूरियां नापने में किया जाता है। मेगाफोन ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेन गेज वर्षा का मात्रक होता है, और बैरोमीटर वायु दाब का मात्रक होता है। तो ये थे आपके 70 लगभग जो मीटर मशीन है, यंत्र है, जिसका प्रयोग विभिन्न मापकों के लिए किया जाता है। तो आप लोग जिसको हमने पढ़ा है उसको एटलीस्ट जरूर अच्छे से देख के जाइएगा, बाद बाकी भी देख लीजिएगा, ठीक है, टाइम मिले तो। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नीचे में आप लोग बना सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, आपको हमने पीडीएफ डाल दिया है, और आप लोग कोशिश करें उसको बनाने का, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको 2-3 मिनट बाद या 5 मिनट बाद, ठीक है, फिर से इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करवा दूंगा, तब मेरे तरफ से आपका यह पूरा चैप्टर जो है यूनिट डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पहले आपको बनाना होगा, और आज फिर आपको 5 मिनट बाद यानी 9:35 से फिर आपको लाइव आना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव सेशन देखना पड़ेगा। नहीं भी देखते हैं, ठीक है, तो आप लोग अपना बाद में भी देख लेंगे, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं वो जरूर देखेंगे। ज्यादा प्रश्न नहीं है, अभी डायरेक्ट बता दूंगा तो आप लोग दिमाग का यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी हमने थ्योरी बताया है और अभी तुरंत आपको बनाने के लिए हमने दिया है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से मुझे लगता है इसमें 22 क्वेश्चन है मात्र, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन आप लोग बनाइए, और 5 मिनट बाद फिर मैं लाइव आऊंगा और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी आपका एंड करते हैं, फिर 5 मिनट बाद फिर हम लोग जुड़ेंगे, 5 से 10 मिनट के बाद। सब लोग के पास पीडीएफ होगा, हमने भेज दिया है, नहीं तो कंटेंट में जाइए, बीपीएससी टीचर सॉरी ये कंटेंट में जाइएगा तो लाइव सेशन का पीडीएफ का हमने फोल्डर बना दिया है, उसमें आपको फिजिक्स का नोट्स मिल जाएगा, वहां से आप लोग बनाइए। माध्यमिक हिंदी टीचर का सिलेबस, एक पेपर आपका लैंग्वेज का होगा जिसमें 25 इंग्लिश और 75 हिंदी, ये सबके लिए कॉमन है, 30% लाने होंगे। 100 क्वेश्चन हिंदी टीचर के लिए पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस होगा, ठीक है। तो हिंदी 100 नंबर के होंगे अगर हिंदी टीचर माध्यमिक बनना है तो, और 50 क्वेश्चन जो अभी पढ़ा रहे हैं जीके जीएस वो रहेगा, और 100 क्वेश्चन आपके अपने सब्जेक्ट के रहेंगे, हिंदी के रहेंगे। बस यही है और कुछ नहीं।